हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूनबर्ग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, सेफ होंगे एंड यू होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये ब्लॉग है केदारनाथ के ऊपर कि केदारनाथ आप दिल्ली से कैसे जा सकते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ हरिद्वार में। मैं बस से हरिद्वार में मैंने ड्रॉप ले लिया था, लेकिन आपको हरिद्वार में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना है। आपको लेना है ड्रॉप ऋषिकेश बस स्टेशन पे, और वही बस स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे कैब और बस मिल जाएंगी जो सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक चलती है, जो आपको सोनप्रयाग पहुंचा देंगी। लेट होने की वजह से ये आखिरी कैब बची थी जो हमने बुक कर ली अपने लिए फाइनली, एंड उसके बाद हमें इसमें पर हेड 900 रुपीज़ पड़ा था। अगर आप बस से जाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। बस जो है वो आपको 500 रुपीज़ पर हेड चार्ज करती है सोनप्रयाग तक के लिए। आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह भी कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। इस रास्ते पे हमेशा ही आपको ट्रैफिक मिलेगा। ये गाड़ी हमने सुबह कुछ 10 साढ़े 10 बजे बुक करी थी। उसके बाद पहुंचते पहुंचते हमें पूरी रात हो चुकी थी, क्योंकि जब हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग में वहीं से आपको काफ़ी क्राउड मिलना, ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है। ऊपर से बारिश भी होती है जिसकी वजह से क्राउड ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया था। हम रात को तकरीबन 8:30-9 बजे पहुंचे थे सोनप्रयाग। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा केदारनाथ के लिए, तब भी आप यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक तो आप सोनप्रयाग में करवा सकते हैं, मतलब कि गौरीकुंड में, वहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। दूसरा, आप यहाँ पे ऋषिकेश में जब भी आप बस स्टैंड पे उतरते हैं तो वहीं अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन का भी ऑफिस रहता है, जहाँ पे आप केदारनाथ के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत बार रजिस्ट्रेशन बंद होने की वजह से भी वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, बट वो कुछ चार्ज लेते हैं, जैसे 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन। बाकी जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। मैंने आपको दिखाया है कि रास्ते में कितना अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है, तो आप रास्ते में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। पूरा देखते देखते ही आपका दिन आराम से निकल जाएगा। अगर आप केदारनाथ प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप मेडिकली कितना ज़्यादा फिट हैं। खासकर अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो उनकी फ़िटनेस का भी खास ध्यान रखिए। अगर आप उनको केदारनाथ ला रहे हैं तो आप चाहें तो फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आप या आपकी फ़ैमिली केदारनाथ जाना चाहती है। वो आपको सजेस्ट कर देंगे आपके लिए जो भी सही रहेगा। केदारनाथ में ऑक्सीजन की कमी रहती है, आई थिंक ये तो सबको ही पता है, इसलिए वहाँ पे मेडिकल फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद उसकी जो ट्रैकिंग है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ट्रैकिंग भी लंबी है प्लस आसान भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे मेडिकली फ़िट और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग रुद्रप्रयाग में भी एक दिन अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप चाहें तो केदारनाथ से पहले या केदारनाथ के बाद एक दिन वहाँ स्टे कर सकते हैं। बट हमें जल्दी पहुंचना था तो हम वहाँ पे उतर कर हमने पॉइंट भी नहीं देखा ढंग से, हम बस आगे निकल दिए। और अभी शाम के कुछ 4 बज रहे हैं और हम सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो रास्ते में आपको ऐसे छोटे मोटे ढाबा जो है वो दिख जाएंगे, और आपको अगर एटीएम से पैसे वैसे निकालने हैं उस वो भी आपको आगे मिल जाएगा। स्टे करने के लिए सोनप्रयाग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन आपको बेस्ट रहेगा। एक तो गौरीकुंड और दूसरा सीतापुर। अगर आप गौरीकुंड में स्टे करते हैं वो काफ़ी इजी रहेगा ट्रैक स्टार्ट करने के लिए, बट वो एक्सपेंसिव है। अगर आप सीतापुर में स्टे करते हैं तो वो काफ़ी चीपेस्ट है। वहाँ पे भी रहने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सुबह सुबह गौरीकुंड के लिए जीप से जाना होगा या फिर ट्रैक करके जाना होगा, और वहाँ से जीप लेना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है। बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, बहुत लोग को मिल भी नहीं पाता है, लोग लटक लटक के जीप में आगे जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शंस में से स्टे के लिए चूज़ कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से आगे आपको यहाँ पे मिलेगा धारी माँ का टेम्पल। इस मंदिर में भी आप ज़रूर अंदर जाएं और दर्शन करें। ये रास्ते में ही पड़ता है सोनप्रयाग से पहले। धारी माँ का यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बनाई गई है। कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो चारों धामों की रक्षक कहलाती हैं। इस मंदिर में आपको नीचे जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, हार्डली 20 मिनट्स का। उसके बाद आप आसानी से नीचे पहुंच जाएंगे। उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट चढ़ाई में आपको पता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी ट्रैक है ये। प्रसाद आपको नीचे भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो मंदिर में एंटर करने से पहले ही वहाँ पे भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अलकनंदा नदी के बीचों बीच निवास करने वाली ये धारी माँ का टेम्पल जो है वो उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत मंदिरों में भी गिना जाता है। सब लोग ये मानते हैं कि 2013 में केदारनाथ में जो ये प्रलय आया था वो धारी देवी माँ के क्रोध की वजह से ही आया था। उस वक्त यहाँ काम कर रहे किसी बिजली कंपनी ने धारी माँ की मूर्ति को उनके मुख्य स्थान से हटा देने का डिसीजन लिया और हटा दिया गया। हटा देने के ठीक आधे घंटे बाद ही केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो इसी कारण से आई थी।
और ये घटना जो है वो 16 जून 2013 शाम 5:30 बजे की थी, जिस समय मूर्ति को हटाया गया था। और मूर्ति हटाने के ठीक आधे घंटे बाद ही इतना भयंकर प्रलय आया था पूरे केदारनाथ में, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद माता की जो मूर्ति थी उनको वापस से उनके मूल स्थान पे स्थापित कर दिया गया, और उसके बाद से ही कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे माता का गुस्सा वापस आए और वो किसी प्रलय का कारण बने। और इसी कारण इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा दिव्य और रक्षक माना जाता है चारों धाम की। और अगर आप चार धाम यात्रा करते हैं और इस मंदिर में नहीं आए हैं तो कहा जाता है कि आपकी चार धाम यात्रा भी अधूरी ही रह जाती है, तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। दर्शन करने के ठीक बाद हम वापस से सोनप्रयाग की तरफ आगे निकल चुके थे, क्योंकि काफ़ी शाम भी हो चुकी थी। और जैसे ही आप सोनप्रयाग की तरफ बढ़ेंगे आपको रोड जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी, टूटे फूटे रोड मिलेंगे जिसमें से आपको जाना होगा। इसलिए आप देख रहे हो कि मेरा कैमरा भी काफ़ी हिल रहा है, क्योंकि गाड़ी जो है काफ़ी हिलते डुलते हमें लेकर जा रही थी। और जो मौसम है वो भी वहाँ पे बिल्कुल ही चेंज आपको मिलेगा। यहाँ पे काले घने बादल लगे होंगे, बारिश का मौसम कभी भी हो सकता है। प्लस आपको जगह जगह से जो ग्लेशियर वाला माउंटेन है आप उसको देख सकते हैं, और आपकी फीलिंग्स भी वैसे ही चेंज हो जाएंगी। इस वक्त हमें फाटा में जब हम रूम अपने लिए देख रहे थे, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी थी, बट आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप ऑनलाइन बुक करके ही आए। और फाटा में तो बिल्कुल भी ना बुक करें। आप देख सकते हो बारिश शुरू हो गई है और अभी भी हम रूम ही ढूंढ रहे हैं। लकीली हमें रात तक एक रूम मिल गया था, वो भी रामपुर में। बट आप रामपुर में भी रूम ना ले, बिकॉज ट्रैफिक भी होती है वहाँ से, और वहाँ से आपका पास भी नहीं होता। रूम आप सीतापुर और गौरीकुंड में ही ले, फाटा में भी ना ले, क्योंकि फाटा में वो लोग रूम लेते हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग हेलीकॉप्टर से की होती है। और अगर आप ट्रैक अपना टाइम पे शुरू करना चाहते हैं तो सुबह सुबह आप कम से कम सुबह के 5 या 4 बजे ही अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दें, तभी आप टाइम पे पहुंच भी पाएंगे और टाइम पे वापस भी आ पाएंगे। वरना आपको ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिलेगा कि मेरी तरह आपको रामपुर से ट्रैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रामपुर के पीछे से ही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी वहाँ पे गाड़ियों की कि कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी और हमको पैदल ही जाना पड़ा। रामपुर जो है वो सीतापुर से कुछ 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जैसे ही आप सीतापुर आएंगे आपको वहाँ पे जो पार्किंग है बसेस की और गाड़ियों की भी दिख जाएगी। जो सामने है ये सीतापुर ही है, और सीतापुर से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का है। अगर आपने अपने होटल से चेकआउट कर दिया है और आपके पास लगेज है और आपको ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो सीतापुर में पार्किंग के पास ही आपको बहुत सारे क्लॉक रूम्स मिल जाएंगे, जो आपको पर बैग के हिसाब से 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़ चार्ज करेंगे 48 आवर्स के लिए। तो आप अपना सामान यहाँ पे रखवा कर यहीं से गौरीकुंड के जीप के लिए लाइन में आपको लग जाना है। जीप के लिए लाइन जो है वो काफ़ी लंबी थी, और ये हमेशा ही लंबी रहती है। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि लाइन आपको छोटी या खाली मिलेगी। तो आपको इतना तो माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको ह्यूज क्राउड मिलने वाला है, और उसमें काफ़ी जगह पे धक्कम धुक्किम भी होती है। तो अगर आपके पास छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आराम से उनका ध्यान रखें। और केदारनाथ रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल भी केयरलेस ना हो, बिकॉज आपके पास रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, वरना आगे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग करते हैं, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो उनको बिल्कुल भी आगे नहीं भेजा जाता। लाइन से निकलने के बाद गौरीकुंड के लिए जीप मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग इतना मारपीट कर रहे थे जीप में बैठने के लिए कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तो इस भीड़ में बैठ पाऊंगी। अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको भी हमारी तरह शायद पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। बहुत लोग जीप में पीछे लटक कर भी चले जाते हैं, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट मूव। तो आपको जैसा भी सही लगे आप वो करें। बाकी जो सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का है, तो 6 किलोमीटर भी हमने वो पैदल ही ट्रैक करा था। मैं आपको जीप का प्राइस बताना भूल गई। जो जीप का चार्ज होता है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन होता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का। एंड हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेक श्योर कि आपके पास अच्छा खासा कैश हो पूरे केदारनाथ के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको कहीं पे भी सोनप्रयाग हो, गौरीकुंड हो, रामपुर हो, कहीं पे भी आपको कोई एटीएम नहीं मिलने वाला है। ना ही यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं लाइक गूगल पे या पेटीएम वगैरह। सीतापुर में शायद कहीं पे किसी कॉर्नर पे एक एटीएम है बस, उसके अलावा यहाँ पे कहीं पे कोई भी एटीएम नहीं है, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर आपके पास सर्वाइवल कैश जरूर हो। तो फाइनली हमारा गौरीकुंड से फूड ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। यही है गौरी पॉइंट का मेन पॉइंट, जहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है केदारनाथ मेन टेम्पल के लिए। यहाँ पे आपको ऊपर जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी है लाइक पोनी और खच्चर वगैरह, और स्टार्टिंग में आपको बहुत ही खतरनाक क्राउड मिलने वाला है, तो यहाँ पे बी केयरफुल। कुछ मिनट के लिए क्राउड इतना ज्यादा होता है कि आपको मूव तक करने की जगह नहीं मिलेगी, आप अपना हाथ तक नहीं हिला सकते, ऐसे फंस जाएंगे आप। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद अभी हम यहाँ पे हैं मंदाकिनी रिवर के पास। यहाँ पे भी बहुत लोग आकर नहाते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में है गौरीकुंड, जहाँ पे मैंने विजिट करना स्किप कर दिया था। वहाँ पे गर्म पानी आता है और वहाँ की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ज़रूर वहाँ पे स्नान कीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे मंदाकिनी रिवर के पास भी आइए।
ट्रैक करते हुए अगर आपको बीच में कोई भी मेडिकल इशू आता है तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कैंप्स अवेलेबल होते हैं जिनमें डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ पर जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथ में जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं वहीं पे बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स भी होते हैं जिनमें मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल रहा होता है। आप चाहे तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को भी ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट 350 रुपीज़ टू 400 रुपीज़ तक का होता है। और अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं उसके बाद भी आप इसको 50% दाम पे आप इसको रीसेल कर सकते हैं वापस सेम शॉपकीपर को। जो ट्रैकिंग है मैं आपको बता दूं कि ट्रैकिंग में जो रोड है वो आपको ऐसे ही मिलेगी, पूरा कंप्लीट स्टेयर्स है ये, कहीं पे भी आपको स्टीप रोड नहीं मिलेगा। टूटे फूटे स्टेयर्स है, आपको उन पे ही चलना है और आपको इन खच्चरों के बीच में ही चलना है। अभी ये यहाँ पर काफ़ी सूखा हुआ है लेकिन आगे जाकर के आपको पूरा गीला मिलेगा, पूरी स्लिपरी रोड मिलेगी। तो मेक श्योर कि आपके पास जो शूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के शूज़ होने चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। ये ट्रैक जो है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, मैं इसको मॉडरेट भी रेट नहीं करूँगी, मेरे हिसाब से ये डिफ़िकल्ट ट्रैक है। बिकॉज आपको पूरा 22 किलोमीटर जो है वो चढ़ाई करना है, वो भी स्टेयर्स है, कहीं पे भी आपको स्टीप रोड या अच्छी रोड नहीं मिलेगी। तो पूरी की पूरी सीढ़ियाँ हैं और बिल्कुल भी जितना आप आगे जाएंगे बिल्कुल ऊंची ऊंची आपको चढ़ाई मिलेगी, बिल्कुल जिगजैग चढ़ाई भी आपको मिलेगी आगे जाकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट फील होगा। आपकी सांस ऑफ कोर्स फूलती रहेंगी, इसलिए आपको आराम आराम से रेस्ट करके जाना चाहिए। पानी पीने के लिए खुद अपना पानी कैरी करें, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे जो वाटरफॉल का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है तो जहाँ से भी आप खाना खाते हैं, किसी ढाबे से, किसी छोटे मोटे होटल से, तो आप उनको बोल सकते हैं, वो आपको पानी गर्म करके दे देंगे। खाने की बात करें तो यहाँ पे आपको मोस्टली 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैगी मिलती है 50 रुपीज़ की और 50 रुपीज़ में ही आपको पराठा भी मिलता है। प्लस पानी का बॉटल्स यहाँ पे नॉर्मल रेट से महंगे मिलते हैं। 20 रुपये की बॉटल यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ में मिल सकती है, जिसको आप यूज़ करने के बाद खाली बॉटल को 10 रुपीज़ में वापस उसको रीसेल कर सकते हो सेम शॉपकीपर को। ट्रैक करते करते हम आगे पहुंचे हनुमान चट्टी तक, जहां पर हनुमान जी का एक छोटा सा टेंपल था। हमने वहां पर हनुमान जी के दर्शन करे। रास्ते में आपको बहुत सारे मेडिकल कैंप प्लस छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलते रहेंगे। एज यू नो कि आपको ग्लेशियर तक पहुंचना है, जहां पे आपको माइनस में टेम्परेचर मिलने वाला है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके पास वार्म क्लॉथ्स हो, इतने क्लॉथ्स ज़रूर हो कि आप उस टेम्परेचर को हैंडल कर सकें। अगर आप केदारनाथ आने का प्लान करते हैं तो आपने यहाँ पे एनिमल एब्यूज़ बहुत ही सुना होगा या देखा होगा, और आपको यहाँ का रूट भी पता ही है कि यहाँ का रूट जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल पे है, जहाँ पे इंसान तो देखकर चल सकता है लेकिन जानवरों को इतना हक होता नहीं यहाँ पे कि उनको देखने दिया जाए, उनको खींच कर ले जाया जाता है, उनको इतना एग्जॉस्ट फील करा दिया जाता है कि लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। सो मेक श्योर कि आपकी इतनी हिम्मत हो, इतनी एबिलिटी हो कि आप अपने फुट पे चल कर ये पूरी ट्रैक को कंप्लीट कर सके विदाउट एनी म्यूज राइड। सुबह के 4-5 बजे ही आप अपनी ट्रैक को स्टार्ट कर दें, ताकि आप टाइम पे शाम को या रात तक मंदिर तक पहुंच जाएं। हमने अपनी ट्रैक जो है वो दिन के 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट करी थी, और वो भी पूरी की पूरी पैदल। हमने कोई बास्केट या जीप यूज़ नहीं किया था। रामपुर से स्टार्ट करी थी और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी भी हमारा 8 किलोमीटर्स बाकी था, इसीलिए रात को हमने यहीं पे कैंप में स्टे किया था 500 पर हेड के हिसाब से। 8 किलोमीटर जो कि ग्लेशियर पार्ट था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मेरा वो पार्ट ही रह गया। ड्यू टू सम मेडिकल रीज़न मैं इस ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाई और ना ही मुझे केदारनाथ शिवलिंग के दर्शन हो पाए। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। अगली बार मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। तब तक मैं स्क्रीन पे आपको ये दिखा देती हूँ कि केदारनाथ जाने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे। दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए कम से कम आपको 5 दिन का प्लान करना चाहिए। 5 डेज़ आपको कैसे प्लान करना है वो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है। ये वेरिएबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस और आप किस तरीके से ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। तो गाइज़ आज का ये मिनी ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। ये ब्लॉग आपके लिए कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल था आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।